अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे आप सब बेटा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स का यूनिट नंबर 11। नाम है इसका ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन काफी आए थे। 11.1 जो बुक के ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चन, मैं बुक के ऊपर से निशान लगवा दूंगी आपको, और जो बुक के ऊपर नहीं मिले मुझे वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आपको वो जो क्वेश्चन जो जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में आपको लिख दूंगी, तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ ये 3 क्वेश्चन है जिनके पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके बुक के अंदर ही अवेलेबल है। क्या कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द लेस्ली क्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाई डज डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द शाइनी सिल्वर वन। वो कह रहे हैं जब हम लेस्ली क्यूब सरफेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो डल ब्लैक सरफेस जो है वो ज्यादा हीट रेडिएट क्यों करती है शाइनी सिल्वर वन से, इवन दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर, जबकि जो दोनों चीजें हैं वो सेम टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं पेज नंबर 26। ओपन कर लें पेज नंबर 26। ये लेस्ली क्यूब के अंदर ये एक मेटल बॉक्स है जिसकी 4 सरफेस थी। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी सरफेस की बात की है, एक उन्होंने डल ब्लैक सरफेस की बात की है और दूसरी उन्होंने शाइनी सिल्वर सरफेस की बात की है। अब यहाँ पर उन्होंने रेडिएटर रखा था और पता लगाया था कि जी ये जो डल ब्लैक सरफेस है ये बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट करती है। अब इसका आंसर कहां से आप करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे आ जाए पेज नंबर 26 के यहाँ से स्टार्ट करके आपने इसका आंसर करना है कुछ यहाँ तक। ठीक है, चलिए इसका आंसर रीड करते हैं। डल ब्लैक कलर सरफेस, डल ब्लैक कलर सरफेस को पहले डिस्कस करेंगे। डल ब्लैक कलर सरफेस आर वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं वो डल ब्लैक कलर सरफेस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और बहुत अच्छे से इमिट भी कर सकता है। और यही रीजन है कि डल ब्लैक सरफेस जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है बाय गिविंग ऑफ मोर हीट। यार इसके बरक्स जो शाइनी और लाइट कलर सरफेस है वो पुअर एब्जॉर्बर है और इमिटर है ऑफ रेडिएशन की। वो पुअर एब्जॉर्बर और इमिटर रेडिएशन की, इसी वजह से वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करती और ज्यादा इमिट भी नहीं कर सकती। हालांकि दोनों सरफेस को हम सेम ही टेम्परेचर पे रखते हैं, बट ये जो डल ब्लैक कलर सरफेस है ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेती है और ज्यादा अच्छे से इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट भी करती है। Instead, they reflect more of the infrared radiation away। लेकिन ये जो है हमारे पास शाइनी कलर सरफेस है ये बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, जिसमें हमने ये बताया कि जो डल ब्लैक सरफेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हीट जो एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है। बट जो शाइनी सरफेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी ना तो एब्जॉर्बर है ना ही इमिटर है, इसी वजह से जो डल ब्लैक सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि जो शाइनी और पॉलिश सरफेस है वो जल्दी गर्म नहीं होती। How does the size यानी कि surface area of the radiator affect the amount of heat it emits through the radiation? Explain using real life world example। आपने सरफेस एरिया का इफेक्ट पढ़ा था हमारी रेडिएशन के ऊपर और वहां पे हमने रेडिएटर के बारे में भी पढ़ा था। इसके आंसर के लिए पहले आप खोलो पेज नंबर 27, वहां से इसको रीड करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर द सरफेस एरिया से। ठीक है, हमने सरफेस एरिया का इफेक्ट यहाँ पे पढ़ा था। अब वो क्या कह रहे हैं कि सरफेस एरिया आल्सो प्ले अ मेजर रोल। तो जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी रेडिएशन के इमिशन के अंदर। इफ द ऑब्जेक्ट हैज लार्ज सरफेस एरिया, अगर एक ऑब्जेक्ट है, देखो एक ऑब्जेक्ट है इतनी सी है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी है, तो इसमें से कौन सी ज्यादा इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को? सिंपल बात है, जिसका एरिया ज्यादा है वही ज्यादा इमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट हैज लार्ज सरफेस एरिया, अगर एक ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया है, इट कैन इमिट, वो बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है मोर हीट एट फास्टर रेट। इसकी निस्बत जो छोटे वाले सरफेस एरिया की निस्बत वो बहुत ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है और इमिट भी कर सकती है। और यही रीजन है कि रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट को हमारे सिस्टम से दूर लेके जाता है, यानी कि रेडिएट करवाता है। रेडिएटर यूज फॉर हीटिंग रूम, हीटिंग रूम में जो हम रेडिएटर यूज करते हैं आर मेड विद लोट ऑफ थिन स्लॉट्स और फिन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विदाउट कीपिंग अप टू मच स्पेस। ये जो रेडिएटर बना होता है वो बहुत ज्यादा थिन फिल्म्स या स्लॉट्स की मदद से बना होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से थिन फिल्म्स जो है वो ऊपर नीचे लगी हुई होती हैं उसके, ताकि वो ज्यादा जगह ना घेरे और उसका सरफेस एरिया भी
ज्यादा हो जाए। आजकल हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, जो जगह कम घेरती हो लेकिन वो काम ज्यादा करती हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके अंदर थिन पतले पतले आपके स्लॉट्स और पिन बने होते हैं, ताकि आपका जो रेडिएटर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए और वो अच्छे तरीके से जो हीट है वो रेडिएट कर सके। ए लार्ज एरिया मीन्स, एक लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, मोर रेडिएशन कैन हैपन एट द सेम टाइम मेकिंग हीट ट्रांसफर मोर एफिशिएंट। अब लार्ज सरफेस एरिया का क्या फायदा होगा आपके स्लॉट्स को थिन बनाने की वजह से, कि बहुत ज्यादा हीट जो एट अ टाइम एक ही टाइम में रेडिएट हो सकेगी, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है हीट एक्सचेंजर है वो अच्छे से इफिशिएंटली काम कर सकेगा। आपका आंसर यहाँ तक खत्म हो जाता है, एफिशिएंट तक, ठीक है। ये आपका आंसर है तो 11.2 का। ओके, इसका यहाँ से निशान लगा लू। 11.3 ये नोट्स पे, पहले क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लेते हैं। वाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। हमने पढ़ा था कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड के अंदर एफिशिएंटली होती है, जबकि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर नहीं होती। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कन्वेक्शन सॉलिड के अंदर क्यों नहीं होती है, एंड हाउ डू, और कैसे कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड और गैस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सॉलिड है उसके अंदर होती है कंडक्शन, और जो आपकी लिक्विड और गैस है उसके अंदर क्या होती है, कन्वेक्शन। तो वो कह रहे हैं सॉलिड के अंदर ये आपकी कन्वेक्शन क्यों नहीं होती, ठीक है। यही बात पहले कहे कि कन्वेक्शन क्यों नहीं होती आपकी सॉलिड के अंदर। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि अब देखो, लिक्विड और गैस के अंदर क्या चीज हो रही है, लिक्विड और गैस के अंदर हो रही है कन्वेक्शनल करंट हो रही है, यानी कि कन्वेक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती, तो ये कैसे इस चीज को कंपनसेट करता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। इसके लिए हम नोट्स ओपन करते हैं, वहां से इसको रीड करते हैं। इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड। कन्वेक्शन जो है सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पास पास जुड़े हुए होते हैं, जबकि कन्वेक्शन के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने चाहिए। अब यहाँ पे कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन एंड कैन नॉट फ्लो। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं। देखो, कन्वेक्शन के लिए तो जरूरी होता है ना कि पार्टिकल्स ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए। अगर आपको प्रोसेस पूरा याद है कि जो राइज होती है, जो गर्म चीज, गर्म एयर, गर्म फ्लूइड होता है वो ऊपर राइज हो जाता है, उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाला आ जाता है। तो ये चीज जो है वो हमारी सॉलिड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है फिक्स होते हैं पोजीशन पे। इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। आगे उन्होंने हमने क्या कहा था, चाहता है कि लिक्विड और गैस के अंदर होती है कन्वेक्शन, तो वो पुअर थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे कंपनसेट करता है। इन लिक्विड और गैस के अंदर convection can move warmer fluid from the hot region to cold ones, effectively transferring heat। अब यहाँ पे convection के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जो fluid होता है, fluid means liquid और गैस, ठीक है, liquid और गैस fluid होता है। अब वो कह रहे हैं कि गर्म रीजन से, जैसे ये गर्म रीजन है आपका, ठीक है, ग्राउंड है, इस गर्म रीजन से जो हवा ऊपर या फ्लूइड ऊपर उठता है, ठीक है, टू द कूलर रीजन के पास, वो क्या करता है, हीट को, जो हीट यहाँ पे थी उसके मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है, एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। इसी तरीके से वो कंपनसेट कर सकता है इसकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी को, ठीक है। ये आपका आंसर है 11.3 का। 11.4 हाउ डू बर्ड्स like eagles and gliders manage to stay aloft without flapping their wings for ons, explain the specific principle involved। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, आपने गर्मियों में एक बात नोट की होगी कि जो ईगल्स वगैरह है वो आसमान में काफी देर तक अपने परों को फड़फड़ाए बगैर ऊपर घूम रहे होते हैं। तो वो किस तरीके से इस चीज को मैनेज करते हैं, ऐसा क्या फिनोमेना इसके अंदर, उन्होंने कहा है वो चीज एक्सप्लेन करें। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 23 ओपन कर लें, ठीक है, वहां पे इसका निशान लगवाती हूँ मैं। पेज नंबर 23 ओपन कर ले। हम इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्लाइडर से, क्योंकि ग्लाइडर और बर्ड्स हम दोनों के बारे में बताना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ग्लाइडर क्या होता है, विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन, जो कि एक स्मॉल प्लेन की तरह होता है, ये आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर इंजन नहीं होता। जब इसके अंदर इंजन नहीं होता, ये ऊपर हवा में कैसे उठता है, इट लाई ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट। आपको पता है ना कि अगर तो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है हमारी, तो ये जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ग्लाइडर क्या करता है, इस थर्मल्स यानी कि इस गर्म हवा जो ऊपर की तरफ उठ रही है उसका फायदा उठा के ये भी हवा के साथ ही ऊपर की तरफ उठ जाता है। और थर्मल्स उसी गर्म हवा को ही कह रहे हैं क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन। तो क्या करता है, जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वार्म एयर की या थर्मल्स की कन्वेक्शन की वजह से, उसकी मदद से ये भी ऊपर की तरफ उठता है। ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ दीज राइजिंग करंट। ग्लाइडर्स जो है ये जो ऊपर गर्म हवा उठती है इसका फायदा उठाते हैं। और वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ज्यादा देर तक हवा में रहने के लिए वो इस गर्म हवा का फायदा उठाते हैं ताकि ये और ज्यादा ऊपर तक
जा सके। और इसी तरीके से ships use thermals to sail off for hours without flapping their wings। ये जो हमारे पास बर्ड्स है ये भी क्या करते हैं, ये उस थर्मल के अंदर, जैसे ये थर्मल है हमारे पास, ये ऊपर की तरफ एयर उठ रही है, राइजिंग एयर उठ रही है, गर्म हवा उठ रही है, तो ये बर्ड्स जो है इस थर्मल के अंदर गोल गोल सर्कल जो है सर्कल के अंदर मूव करते हैं। और जैसे जैसे गर्म हवा जो है ऊपर उठती है वैसे वैसे ये जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, यानी कि अकड़ा लेते हैं और फड़फड़ाते नहीं है। ठीक है, अपने जो पर है उसको फड़फड़ाते नहीं है, फ्लैप नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वार्म एयर के साथ ही ऊपर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है बर्ड्स। Similarly, birds use thermals to stay aloft for hours without flapping wings। इनको अपने विंग्स भी अपने जो पर है उसको भी फड़फड़ाना नहीं पड़ता। They stretch their wings, ये अपने विंग्स को कर लेते हैं स्ट्रेच, यानी कि अकड़ा लेते हैं। एंड सर्कल इन द थर्मल, जो थर्मल के अंदर गोल गोल घूमते हैं। अलाउइंग देम टू गेन अल्टीट्यूड, जिसकी वजह से जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो इसको बर्ड को भी ऊपर की तरफ उठा देती है, जिसकी वजह से वो हाइट गेन कर लेता है। एज द वार्म वाटर एज द वार्म एयर राइज, जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है ये भी अल्टीट्यूड गेन कर लेता है, यानी कि हाइट गेन कर लेता है। हम इसका आंसर यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ग्लाइडर से लेकर आपका राइजिस तक आंसर बनता है 11.4 का। 11.5 Why does a hot metal object placed in cooler room evenly cool down? आपने हॉट मेटल ऑब्जेक्ट रखी और उस रूम का जो टेम्परेचर है वो है कूलर। ठीक है, अब आपको पता है हीट कहां से कहां पे ट्रांसफर करेगी, होटर से कूलर की तरफ, यानी कि सराउंडिंग की तरफ रेडिएट करना स्टार्ट करेगी। अब वो यही कह रहे हैं कि आपने एक मेटल ऑब्जेक्ट रखी हुई है और ठंडे कमरे में रखी हुई है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना क्यों स्टार्ट हो जाती है, आपने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मैंने लिखा हुआ है नोट से हमने करना है, तो मैं नोट्स ओपन करती हूँ। अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट कूल डाउन, एक हॉट मेटल ऑब्जेक्ट है वो कूल डाउन हो जाती है बिकॉज, क्योंकि इट लूज हीट बाय रेडिएशन टू द कूलर सराउंडिंग। अब देखो, एक गर्म चीज रखी हुई है आपने, ठीक है, हॉट चीज रखी हुई है और उसकी सराउंडिंग यानी कि उसके आसपास है ठंडा इलाका, यानी कि कूलर चीज है। तो आपको पता है जो हीट है वो कहां से कहां पे, तो आपको पता है जो हीट है वो कहां से कहां पे ट्रांसफर करती है, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर करती है। तो हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो हॉट बॉडी आपकी वो हीट को रेडिएट करना स्टार्ट कर देगी, वो हीट जो है वो देना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली जो हॉट है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट देती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती जाएगी, जब आप कोई चीज हीट दे देती है तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज इट लूज हीट, क्योंकि ये हीट लूज करना स्टार्ट कर देती है बाय रेडिएशन, रेडिएशन के जरिए टू द कूलर सराउंडिंग, कूलर सराउंडिंग को हीट देना स्टार्ट कर देती है। इट कंटिन्यू टू रेडिएट मोर हीट, वो अपनी हीट ज्यादा देना स्टार्ट कर देती है। देन इट एब्जॉर्ब, अब देखो एक चीज जो है पहले ही गर्म है, क्या वो हीट लेगी या देगी ठंडी चीज को, सिंपल बात है ना, आपने पढ़ा था जो हॉट चीज है वो हीट देती है, रेडिएट करती है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इट कंटिन्यू टू रेडिएट मोर हीट, ये हीट को रेडिएट करना स्टार्ट करेगी। देन अब्सॉर्ब इट, अपनी हीट एब्सॉर्ब ज्यादा नहीं करेगी बल्कि उसको रेडिएट करेगी। अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट एंड द रूम रीच द सेम टेम्परेचर, तब तक ये हीट को रेडिएट करती रहेगी जब तक कि जो रूम टेम्परेचर है आपका उसके इक्वल ना हो जाए आपका टेम्परेचर। देखो अगर तो यहाँ पे अगर आपने हॉट चीज रखी हुई है, ठीक है, और ये आपका सराउंडिंग जो है कोल्ड है, अब ये जो है उस वक्त तक हीट रेडिएट करता रहेगा अपने सराउंडिंग को, उस वक्त तक हीट देता रहेगा जब तक के इन दोनों का टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम नहीं हो जाता। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, थर्मल एक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि ये दोनों चीजें जो है जब तक एक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती तब तक ये जो है हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी। आफ्टर विच, जब ये एक्विलिब्रियम में आ जाएगा फिर क्या होगा, आफ्टर विच देयर इज नो नेट हीट ट्रांसफर, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 11.3 और 11.5 का आंसर आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ प्रॉपरली, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से उसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।